100 दिन आपकी सरकार के पूरे हो रहे हैं। हालांकि 100 दिन किसी सरकार के या बतौर मुख्यमंत्री कोई इतना वक्त नहीं कि उसको आकलन करने के लिए बहुत हो, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है, ये शुरुआत है। इस शुरुआत को कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं सबसे पहले तो उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का धन्यवाद करना चाहता हूँ, उनको नमन करना चाहता हूँ कि उन्होंने उत्तराखंड के अंदर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के कामों पर, उनकी नीतियों पर, उनके कार्यक्रमों पर मोहर लगाई, अपना आशीर्वाद और समर्थन प्रदान किया और पहली बार एक नया इतिहास, एक मिथक तोड़ने का काम उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने किया। इससे पहले के 4 चुनाव जो हुए थे, उन चारों आम चुनावों में, एक चुनाव में एक पार्टी की सरकार, दूसरे चुनाव में दूसरी पार्टी की सरकार, फिर दूसरे चुनाव में दूसरी पार्टी की सरकार। इस बार भी बहुत सारे जो आकलन करता थे उन सबको लगता था कि इस बार फिर से सरकार बदलेगी जी, लेकिन उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने इस बार एक नया इतिहास बनाया, एक मिथक तोड़ने का काम किया और हमने चुनाव से पहले जी जो भी हमने संकल्प लिए हैं, हम उन सभी संकल्पों को धरातल पर उतार रहे हैं। एक एक करके हमने जो आज कल 2 दिन बाद 100 दिन का कालखंड पूरा हो रहा है। 100 दिन हमारे समर्पण के दिन है, 100 दिन हमारे संकल्प के दिन है, 100 दिन हमारे प्रयास के दिन है जी। इस बार जो आप सरकार में आया, प्राथमिकता क्या है? इस बार की प्राथमिकताओं की अगर बात करें, नहीं देखिए, सबसे पहले तो चूँकि हमने जो संकल्प लिए हैं उन सभी संकल्पों को पूरा करेंगे और जो हमारा रजत जयंती वर्ष है 2025 में 9 नवंबर को 25 साल पूरे उत्तराखंड की स्थापना के होंगे और हमने सभी विभागों को कहा है कि 2025 9 नवंबर तक के लिए अपनी कार्य योजना बनाएं और उस कार्य योजना के आधार पर 2 से लेकर 5, 5 से लेकर 10 तक जितने भी उनके विभागों में प्रमुख योजनाएं हो सकती हैं, ऐसी योजनाएं जिसको हम आगे कहें कि हमने इनको बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में लिया है और हम उसको जीरो से शुरू कर रहे हैं। हर जगह एक जीरो से शुरू करके हम चाहते हैं कि 3 साल के अंदर वो सारी योजनाएं धरातल पर उतरें। उसके लिए हमारी सरकार कार्य योजना बना रही है, एक रोड मैप बना रही है, उसी के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री जी, इस बार ये कहा जा रहा है, जब आपने शपथ ली उसके बाद आपके जो साथी, अब चाहे वो अधिकारी हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे नेता हो, कि इस बार धामी जी कुछ बदले नजर आ रहे हैं। ये बदलाव कैसा है, बताइए। नहीं, बदलाव नहीं है। देखिए, बदलाव कुछ नहीं है। मैं तो आपको पहले भी, रोहित भाई, आप मेरे से ऐसे ही पूछते थे और ऐसे ही मैं आपको जवाब देता था। कुछ अंतर मुझे लग नहीं रहा है, लेकिन ये है कि ये ज़रूर हमने कोशिश की है कि आउटपुट आना चाहिए, डिलीवरी अच्छी आनी चाहिए, सरकार पारदर्शी तरीके से चलनी चाहिए और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का एक कार्य व्यवहार और कार्य संस्कृति जो उन्होंने पूरे देश को दिया है, वो हर जगह लागू होना चाहिए और उसको हमने उत्तराखंड में भी हम उसको लागू करने का, उस प्रकार से चलने का एक प्रयास हम कर रहे हैं जी। उत्तराखंड की अगर बात करें, अभी हम एक बड़ा मसला है, अगर उत्तराखंड की बात करें, मैं अभी कुछ देर पहले हरीश रावत साहब से उनसे भी चर्चा हो रही थी, पलायन को रोकने के लिए इस बार कोई ठोस रणनीति? देखिए, पलायन एक बहुत बड़ी समस्या है और उसको लेकर हमारे यहाँ पर पलायन आयोग ने भी काम कर रहा है और भी सरकार भी अपने स्तर से काम कर रही है, लेकिन पलायन को व्यवहारिक रूप से समझना होगा। पलायन तभी रुकेगा जब हमारे सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले ऐसे, आज जो नौजवान पीढ़ी है, जो हमारे युवा हैं, खासकर जो रोज़गार चाहते हैं, अपने घरों से दूर जाकर जो तमाम जगह पर अपने रोज़गार के लिए, स्वरोजगार के लिए काम कर रहे हैं, उनको जब तक उनके घरों के आसपास कोई काम नहीं मिलेगा, बिल्कुल, तो उस क्षेत्र में हम लोग जो संभव हो सकता है, जैसे हमने कुछ योजनाएं सरकार की तरफ से रोज़गार को लेकर हम ला रहे हैं और कुछ योजना लोगों के साथ मिलकर हम वहाँ पर करेंगे और उसके कारण से, चाहे जैसे हमारा फल का क्षेत्र है, बागवानी का क्षेत्र है, हमारा ये होम स्टे जैसी योजनाएं हैं जो दूरस्थ क्षेत्रों में और सीमांत क्षेत्रों में हो सकती है, और कुछ उद्योग, जो बड़े उद्योग, छोटे उद्योग मिलकर जब उनके घरों के पास फलों के क्षेत्र में हो या बागवानी के क्षेत्र में हो या वहाँ पर जिस भी चीज़ की उपलब्धता ज़्यादा हो,
उस उपलब्धता के आधार पर जब हम वहाँ पर कुछ चीज़ों को बढ़ाएंगे तो मैं समझता हूँ कि जब काम मिलेगा, रोज़गार मिलेगा, कुछ आमदनी होगी तो पलायन पर रोक लगेगी। ठीक है, एक तरफ आपने बड़ी व्यवहारिक बातें कही, लेकिन कॉमन सिविल कोड क्या इतनी ज़रूरत है? मतलब इतना बड़ा आपने घोषणा की चुनावों में और कांग्रेस को परेशान कर दिया। देखिए, जहाँ तक कॉमन सिविल कोड है, कुछ लोगों ने उस पर केवल राजनीति की है और चुनाव से पहले 12 फरवरी 2022 को हमने ये संकल्प लिया था कि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता हमें अपना आशीर्वाद देती है, अपना मत देगी, अपना समर्थन देगी और हमारी सरकार बनेगी। तो हमारी सरकार के बनते ही हम पहली जो हमारी कैबिनेट की बैठक होगी जी, उस कैबिनेट में हम ये निर्णय करेंगे कि एक हम कमेटी बनाएंगे, वो कमेटी सबसे बात करेगी और बात करने के बाद वो ड्राफ्ट बनाएगी जी और इसके पीछे हमने तर्क दिया था कि उत्तराखंड देवभूमि है जी। उत्तराखंड में प्रत्येक परिवार से कोई न कोई सेना के अंदर है, किसी का बेटा सेना में है, किसी की बेटी सेना में है, किसी का भांजा है, भतीजा है, चाचा हैं, ताऊ हैं, यानी परिवार का कोई न कोई सदस्य सेना में या अर्धसैनिक बलों में है। बिल्कुल। और दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से हमारा राज्य लगा हुआ है। देवभूमि उत्तराखंड को कहते हैं, जहाँ पर वनों से आच्छादित है, नदियों से आच्छादित है, हमारे यहाँ पर पर्वतों से आच्छादित है, गंगा का उद्गम स्थान यहाँ पर है, चारों धाम यहाँ पर हैं, तो हमारे यहाँ पर धर्म, संस्कृति और अध्यात्म का केंद्र है। तो उत्तराखंड के अंदर सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए। ये हमने उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने अपना निवेदन रखा था और अब तो उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने उस पर मोहर लगाई है, इसलिए उसको हमको करना ही करना है। और उसके लिए हमने 5 सदस्यीय कमेटी रंजना प्रकाश देसाई के नेतृत्व में बना दी, उनकी अध्यक्षता में बना दी है और एक कमेटी काम कर रही है जो सभी हितधारकों से बात करेगी। सभी हितधारकों से बात करने के बाद वो कमेटी ड्राफ्ट बनाएगी और सरकार उसको लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।